नाईम हमारे अबा के पराने मुलाजिम का बेटा था। जब ये 11 साल का था, इसके माँ बाप जलजले में मकान के मलबे तले दबकर हलाक हो गए। अल्लाह की कुदरत के ये लड़का जिंदा बच गया। वालिद साहब उसे घर ले आए और उसकी परवरिश करने लगे। वो सिर्फ 8वीं तक पढ़ सका। घर के बराबर वालिद साहब का गोदाम था, जहां वो दुकान का माल स्टॉक करते थे। नाईम को गोदाम में रहने के लिए जगह दे दी गई। खाना वो हमारे घर से खाता। गोदाम की सफाई और रखवाली के अलावा घर का सुदासल्फ भी उसके जिम्मे था। वक्त गुजरता गया, यहां तक कि नईम गबरो जवान हो गया। इसने कदकाठ शक्ल व सूरत खूब निकाल ली थी। वालिद साहब को एक मुआविन की जरूरत थी और इस लड़के का भी कोई न था, तभी ये अब हमारे कन्बे के लिए लाजमी हो गया था। पायों की ज्योति को कोई सर पर नहीं रखता, ये मेरी उम्मा जान के अल्फाज थे। वो खिदमतगार का बेटा था और उसे खिदमतगार ही रहना था। लिहाजा वालदा नईम से फासला रखती थीं। कहती थीं, मेरे घर में बच्चियां हैं और गैर लड़के को दहलीज से बाहर ही खड़ा रखूंगी। उसे घर के अंदर आने की इजाजत देना गलत होगा। वालिद साहब को ताकीद कर दी कि अब अंदर नहीं आएगा, जवान हो गया है। जो काम होगा उसको बाहर से ही बता देंगे और खाना भी ड्यूढ़ी में रख देंगे। उठा लेगा और बर्तन वापस ड्यूढ़ी में धरकर दस्तक देगा तो हम खुद बाद में उठा लेंगे। वालिद साहब नईम से प्यार करते थे, लेकिन वालदा की मंशा विरजा को भी मलहूज खातिर रखना जरूरी था। बस जैसा उम्मा ने कहा वैसा ही किया। ताहिम कभी कभार हमको इस लड़के की जरूरत पड़ी जाती थी, जब कभी भारी सामान इधर से उधर करना होता, छत के जाले साफ कराने होते या फिर कोई स्विच वगैरह दरस्त कराना पड़ता। अम्मी नईम को घर के अंदर बुलाते, लेकिन बाजी को मना करते कि तुमने इस लड़के के साथ ज्यादा बात नहीं करनी। बाजी भी एक काया थी। अम्मी की नजर चौंकती तो नईम से बातें करने लगती। वो माँ की बात न मानते, माँ को गुस्सा आ जाता और अकेले में समझाते, गैर लड़कों से ज्यादा बात नहीं करते, तुम उससे पर्दा किया करो। बाजी समीना उन दिनों एफए में थीं। अम्मी जान बीमार हो गईं और ये बीमारी जानलेवा साबित हुई। ब्लड प्रेशर के बास वालदा के गर्दे खराब हो गए और कुछ दिन बीमार रहकर वो अल्लाह को प्यारी हो गईं। हमारे लिए ये सदमा जानकाह था। मैं तब 7वें में पढ़ रही थी। अम्मी की कमी बाजी की बानाहों में खुद को छुपाकर पूरी करने की कोशिश करती। वो भी समझदार थीं, मुझको बहुत प्यार करती। यूं बड़ी बहन के शाने से लगकर गम आधा रह जाता था। आईफे के पेपर्स देने के बाद मेरी ये बहन घर बैठ गई। छोटे बहन भाई संभालने की खातिर कुर्बानी दी तो हम भी अपनी बहन पर इन्हिसार करने लगे और उनको बड़ा समझने लगे। वो खाना पकाते, हमारे कपड़े धोकर इस्त्री करते और हमको तैयार करके स्कूल भेजते, अपने वालिद की भी खिदमत करते। लगता था कि माँ का खला बाजी के प्यार ने पर कर दिया है, वरना तो शायद हमको वालदा की महरूमी खत्म कर देती। 8वें में होश संभाल लिया तो अपनी उस मोहसिन बहन को किसी और खेल में उलझा हुआ पाया। वालिद सुबह काम पर निकल जाते और रात गए लौटते। मैं और आसिया स्कूल चली जाते, हमारा भाई भी पढ़ने चला जाता। घर पर बाजी अकेली होते तो वो छत से गोदाम में झांक कर नईम को आवाज लगाकर घर के अंदर बुला लेते किसी काम के बहाने से, और फिर तन्हाई की इन मुलाकातों ने एक नए नाटक का रूप धार लिया। इत्तेफाकन कभी मैं और आसिया स्कूल से जल्द आ जाते और कभी रफिया भाई तो नईम को हम घर के अंदर बैठा पाते। शुरू में ध्यान न गया, रफ्ता रफ्ता मेरे दिल में अजब वसू से सिर उठाने लगे कि ये रोज क्यों घर में होता है, जबकि अम्मी हमेशा बाजी को मना करती थी कि उसके सामने न जाया करो, उसके साथ ज्यादा बात न किया करो। नईम का उस तरह हर वक्त मौजूद रहना हमको नागवार गुजरने लगा। जब हम ना समझ थे, किसी बात को ख्याल में न लाते थे, जो जो अक्ल आई गई, नईम को बाजी के साथ बेतकल्फी से गुफ्तगू करता पाकर दम घटता हुआ महसूस होने लगा। हम जानते थे कि वो रिश्तेदार नहीं है, हमारा मुलाजिम है। कभी अम्मी अबू ने उसे हम लोगों के दरमियान घुलने मिलने न दिया था। उसकी हैसियत हमेशा नौकर की सी रही थी। भाई हम दोनों बहनों से छोटा था। मैं ही बड़ी थी, तभी ज्यादा तफक्कर मुझी को हुआ। अबा की वजह से चुप थी कि उनको दुख न पहुंच जाए, लेकिन बाजी के लिछन देखकर दिल जल के खाक हुआ जाता था। पहले बाजी हमारा बहुत ख्याल रखती थी,
लेकिन अब नईम की खातिर हमको बड़ी तरह नज़रअंदाज करने लगी थी। जब वो होता खूब उसकी खातिर तवाज़ो करते, अच्छा खाने को देते और हमको डांटती डपटती थी कि ठहर जाओ, भूख से मरे तो नहीं जा रहे। वो नईम को तरन वाले खाने को देती और हम बैठे मना तका करते। बाजी के उसी रवैया ने हम तीनों को उनके खिलाफ कर दिया। जब मैं 9वीं में थी, ज़्यादा अलझाऊ में रहने लगी और एक रोज़ जरात करके बहन को जतला भी दिया कि बाजी देखो, तुम जो कर रही हो ठीक नहीं है, बाज आ जाओ वरना अबा से कह दूंगी। उस नौकरजात को तुम घर में मत बैठाया करो और अमदा खाने भी पेश न किया करो, वरना ये अपनी औकात से बाहर आ जाएगा तो हम सबके लिए मुसीबत बन जाएगा। बाजी ने उस दिन मुझे बहुत लान तान की कि अफसोस है तुम्हारी सोच पर, पढ़ लिख कर जाहिल रह गई हो। क्या हमारा मजहब इस बात का दर्स नहीं देता कि अमीर गरीब सभी इंसान बराबर होते हैं और तुम मुझे गुरूर सिखा रही हो? नईम नौकर है तो क्या हुआ, है तो हमारी तरह का इंसान, इतनी हकारत अच्छी नहीं। मैं हकारत नहीं कर रही बाजी, बल्कि आपको एहतियात से काम लेने का कह रही हूँ। अबा की लाइल्मी में क्यों उस गैर आदमी को घर के अंदर बैठाती हो, जबकि उम्मा भी फासला रखती थीं और उसको घर में नहीं घुसाती थीं? अपना नहीं तो अपनी बहनों का ख्याल कर लो। यकीनन जब अबा को इस बात का इल्म होगा वो बहुत नाराज होंगे और कभी न कभी तो उनको इल्म हो ही जाएगा। बाजी पर मेरी तनबिया का कोई असर न हुआ। हम तो यूं भी मजबूर थे कि छोटे थे, हमको और घर को वही संभालती थीं। लेकिन अब जबकि मैं अच्छा बुरा समझने लगी थी तो कैसे चुप रहती। मैंने भी कह दिया, गरबाज ना आए तो सब कुछ अबा से कह दूंगी, फिर तुमको मारें या घर से निकाल दें, मैं नहीं जिम्मेदार। लेकिन अब मुझसे और ज्यादा कुछ बर्दाश्त ना होगा। जब देखा कि मेरे तीवर कड़े हैं, आपे से बाहर हो गई, जोता उठाकर मारने लगे। उस पर मेरे दिल में तो जैसे आग की भड़क उठी। पहले तो मैं उनको महज डरा रही थी, अब कसम खाई कि जो हो सो हो, अबा से जरूरान की शिकायत करूंगी। शाम को अबा आए तो मेरा मना सोजा हुआ था, आंखें सरख हो रही थीं। उन्होंने प्यार से पूछा, हमारी बेटी को क्या हुआ है, क्यों आंखें सूजी हैं? मैं तो बस फट पड़ी और जज्बात में आकराबा को बता दिया कि बाजी रोज नईम को बुलाकर बैठा लेती हैं, उसे किचन में बैठाकर गरम गरम खाने पेश करती हैं। हम तो स्कूल होते हैं, जब आते हैं ये मौजूद होता है। यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। अब नईम जाएगा या फिर मैं उस घर में नहीं रहूंगी। कहने को तो ये सब कह गई, लेकिन अबा की तरफ न देखा कि वो तो बस तीवरा कर रह गए थे। उसी वक्त घर से निकलकर गोदाम की तरफ गए और नईम से कहा कि 1 मिनट में यहां से दफा हो जाओ और फिर कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। जिस थाली में खाते हो उसी में छीत करते हो। न जाने क्यों कर उन्होंने खुद पर काबू पाया जो नईम को जाने दिया, वरना इतने गुस्से में थे कि खुद में डर गई थी कहीं उसका खून न कर दे। नईम उस वक्त चला गया, खुदा जाने कहां। मैं अब पुछताई की जल्दबाजी में अबा को बताकर बाजी की बेकदरी करा दी थी। जैसी भी थी हमको तो मोहब्बत दे रही थी, देखभाल और हमारे सारे काम करती थी। तालीम हमारी खातिर छोड़ी, इतनी कुर्बानी दीता कि अबा कहीं दूसरी शादी करके सुतीली मां न ला बैठाएं। अब बड़े दिनों ने मुझे घिरा। अबा का बस न चलता था कि बाजी को कन्वे में धक्का दे देते और वो उठते बैठते मुझे कोसते कि कम बख्त बहन है कि डायन मुझसे मेरे बाप की शफकत और मोहब्बत छीन ली है। नागिन में तो हर वक्त तुझ पर निछावर हुआ करती थी और तूने ये सलाह दिया है कि मुझे बाप की नज़रों से गरा दिया। नईम से बातें ही करती थी ना, कभी कोई गलत हरकत करते तो नहीं देखा था, फिर इतनी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर क्यों अबा से जड़ दिया। मैं भी इंसान हूँ, कहीं आती जाती नहीं, हर वक्त तुम लोगों की सेवा करती रहती हूँ। तन्हाई से इकता कर नईम से 2 बातें करना क्या इतना बड़ा गुनाह था कि तूने इस बेचारे यतीम से रहने का ठिकाना भी छीन लिया। अब न जाने वो कहाँ मारा मारा फिरता होगा। बहुत गुनाह होगा, सबीहा देख लेना तुझे तेरा भी हाल बरा होगा और तो भी ऐसे दरबद्र होगी कि उसकी बद्दुआ उम्र भर तेरा पीछा करेगी। ये जुल्म बहुत महंगा पड़ेगा जो तूने उसके साथ किया है। जो जो वो मुझे कोसते में परेशान व पशीमान होती। नईम तो फिर पलट कर न आया और न उसका कुछ उता पता रहा। मैंने रोते पेटते भी कर लिया, सभी एक अच्छा रिश्ता आ गया। अबा ने झट पेट मेरी शादी कर दी। बाजी बिचारी अभी तक कुर्बानी का बिकरा बनी हुई थी
कि एक छोटी बहन और भाई बाकी थे जिनकी देखभाल उन्हें करनी थी। कुछ रिश्तेदारों ने मेरे वालिद को सलाह दी, अब तुम दूसरी शादी कर लोता कि घर संभालने वाली आ जाए और फिर तुम समीना की शादी कर देना। वालिद भी चाहते थे कि बाजी समीना की शादी कर दें, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था और वो इसी कोशिश में थे कि इधर बेटी के फर्ज से सबकदोश हों तो फिर अपनी शादी के बारे में सोचें। इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। अबा को किसी ने बाजी के लिए रिश्ता बताया और जिस रोज वो लड़का देखने लाहौर जा रहे थे, पतुकी के करीब उनका एक्सीडेंट हो गया। वो जानवर ना हो सके और हमको तकदीर ने एक और जख्म लगा दिया। मैं तो अपने घर में खुश और आबाद थी, लेकिन अब बड़ा मसला मेरी बाजी समीना, छोटी बहन और भाई का था जो अकेले ना रह सकते थे। अदनान बहुत इंसान दोस्त थे और वो मुझे बेहद चाहते थे। जब उनसे अपने भाई बहनों की मजबूरी बताई, बोले कि इन सबको यहां ले आयो और अपने पास रख लो। मैंने कहा कि ऐसा दरस्त न होगा। मेरे वालिद साहब का जाती मकान है, वो इसी में रहते भले लगते हैं। मकान को ताला लग जाएगा और लोग भी आपको यही कहेंगे कि बीवी के रिश्तेदार पाल रहे हो। बेहतर ये है कि हम ही कुछ अरसा उनके पास जाकर रह लेते हैं, जब तक कोई ऐसा रिश्ता बाजी के लिए नहीं मिल जाता कि जिसको घर दामाद बनने की शर्त कबूल हो। अदनान ने मेरी बात मान ली और हम अपने घर से वालिद साहब के घर मुंतकिल हो गए। वालिद साहब ने काफी रकम बाजी और रफिया के नाम कराई हुई थी, लिहाजा उन्हें खर्चे की तंगी तो न थी, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ जरूर चाहिए थे। बाजी मेरे और अदनान के साथ रहने पर खुश थी कि अब उनको डर न लगता था और बहुत से मसाइल से बच गए थे। अदनान हर तरह से मेरे भाई और बहनों का ख्याल रख रहे थे। मैं अलबत्ता वालिद के घर आकर कुछ बेआराम जरूर हुई थी, क्योंकि मेरा अपना घर आराम वो राहत का गहवारा था, जहां नौकर चाकर सभी सहूलियात मैसर थीं। अदनान की मुझसे मोहब्बत देखकर हर कोई मुझ पर रश्क करता था। वाहरी किस्मत बाजी के लिए अभी तक कोई मौजू रिश्ता न मिला, लेकिन छोटी बहन ने ए कर लिया तो उसकी शादी अदनान ने अपनी बहन के बेटे से करा दी। रफिया ने भी 8वें पास कर ली और उसका सिलेक्शन आर्मी की एकेडमी में हो गया। वो जहलम चला गया। अब घर में बाजी में और अदनान रह गए। मैंने बाजी से उसरार किया कि अब आप हमारे घर चलकर रहो। हम बहुत दिन आपके पास रह लिए। मेरा एक ये भी मकसद था कि वो मेरे महल नमा घर में रहेंगी तो मेरे खावंद के स्टेटस के मुताबिक उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाएगा। वालिद साहब का घर तो एक मुतवस्सित तबके के रहायशी इलाके में बना हुआ था और उनकी वफात के बाद उनका हवाला भी न रहा था। रिश्तों में लोग ऐसी बातों को भी तो मद्नजर रखते हैं। बाजी मेरे घर हमारे साथ रहने लगे। हमारे साथ रहते हुए यहाँ उनको एहसास हुआ कि मुझे तो दुनिया की दौलत मिल गई है, शवहर के प्यार का खजाना। अदनान की मोहब्बत मेरे लिए बड़ा सरमाया था, जिससे मेरा घर रश्क जन्नत था। वो दिल ही दिल में कढ़ने और मुझसे हसद करने लगे। कारें, बंगला, जर, जीवर सभी कुछ तो मेरे पास था। मैं शहजादियों की तरह रहने लगी। नौकर चाकर मेरे आगे पीछे हाथ जोड़े रहते थे। खुदा ताली ने मुझे 2 बेटियों से भी नवाज दिया, लेकिन मेरी बहन के नसीब के फूल न खुले। कई बार रिश्ते की कोशिश हुई, लेकिन बात बनती और फिर टूट जाती। अल्लाह जाने की क्या वजह थी। हालांकि मैं और इदनान खुलूस दिल से चाहते थे कि बाजी समीना अब अपने घर की हो जाए। उनकी शादी की उम्र निकली जाती थी। वही हुआ जिसका डर था। बहुत कोशिशों के बावजूद इनका रिश्ता न हो सका और उनकी शादी की उम्र निकल गई। मैं तो खुश और मुतमईन अपने बच्चों की चहकारों में गुम थी, लेकिन मुझसे कई बरस बड़ी बहन तुन्हाई की आग में झलस रही थी। मुझे महसूस होने लगा कि जब मैं अदनान के करीब होती हूँ और हम प्यार व मोहब्बत से बात करते हैं, बाजी खो सी जाती हैं। अब तो अक्सर वो हमको हंसते बोलते देखकर ठंडी आ भरती थीं और उनके चेहरे का रंग ही बदल जाता था। तभी मुझे बाजी की और ज्यादा फिक्र लगी और मैंने उनको खुश देखने की खातिर अदनान से कहा कि आप बच्चों और बाजी को लेकर सीर को चले जाया करें। तीसरे बच्चे की आमद थी, इस वजह से मेरी तबीयत खराब रहती थी और घर से बाहर निकलना मेरे लिए 2 भर हो रहा था। गर्मियों की छुट्टियां थीं। मैंने अदनान को मजबूर किया कि बच्चों को मरी की सीर करा लाएं, मैं नहीं जा सकती, बाजी को ले जाएं। उन्होंने बहुत कहा कि बगैर तुम्हारे सीर का क्या लुत्फ आएगा। मैं न मानी। दरअसल तो मैं बाजी को खुश देखना चाहती थी,
क्योंकि इन दिनों वो बहुत बझी और उदास रहती थीं। बस इसी दिन से मेरी खुशियों ने मुझसे मुना मोड़ लिया और मेरी बर्बादी का आगाज हुआ। सीर से वापसी पर मेरी बहन का मौड मिजाज कुछ और था और अदनान की नज़रें भी बदली बदली थीं। वजह मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि इस रिश्ते को मैं शक व शिबह से बालात्र समझती थी जो मेरी बहन और मेरे शवहर के दरमियान था। अदनान ऐसे प्यार करने वाले शवहर जिस पर एक बेबी पूरा पूरा भरोसा कर सकती थी, जबकि बाजी ने तो मुझे बहुत प्यार दिया था। माँ के गुजर जाने के बाद उनकी याद को इसी बहन की मोहब्बत ने भर उठा, लेकिन आज ये क्या कि दोनों ही मुझसे निगाहें मिलाते हुए शर्मा रहे थे। मैं हैरान और खामोश थी। तहमिल से काम लिया, खुद को समझा लिया कि सगी बहन पर शक वो शिबहना काबिल माफी जुर्म है। मामूल के कामों में लग गई, लेकिन बाजी के रंग ढंग बनायो सिंगार से दिल को धड़का सा लग गया। खुदा जाने क्यों जी को बेस्कोनी खा रही है। तीसरे बच्चे के जन्मदिन में अस्पताल में थी। जब घर लौटी तो ये घर मेरा न रहा था। अदनान ने माफी मांगी और कहा, तुम्हारी बहन का कसूर है, मैंने तो कभी ऐसा सोचा न था, लेकिन अब जो हो चुका है उसको बताए बगैर मेरे ज़मीर का बोझ हल्का ना होगा और बढ़ता जाएगा। उन्होंने जो कहा सुनकर सुनाटे में रह गई। जिस कदर मातिम करती कम था, कभी बहन की जानिब देखती थी तो कभी शौहर की तरफ देखती थी। दुख तो ये था कि बाजी को अपने उस कबीह फेल पर कोई दुख, कोई शर्मिंदगी न थी। दिल अदनान को धत्कारता था, फिर भी उन्हें छोड़ना न चाहती थी कि 3 बच्चों की जिंदगी का सवाल था। लेकिन अखलाकी एतबार से अब मुझे उनके निकाह में नहीं रहना था, क्योंकि अब मेरा अपने शव्वहर से कोई नाता न रहा था। मुझे उनका घर छोड़ना ही पड़ा। उन्होंने मुझे तलाक दी और मैं अपने वालिद के घर आ गई कि जहां उर्सा से ताला पड़ा हुआ था, और बाजी ने अदनान से निकाह करके मेरा घर संभाल लिया। मेरी जन्नत पर हकदार बन गई। उन्हें मेरे लिए जरा भी मलाल न था और न मेरे बच्चों पर उनको रहम आया। मैं दिन रात यही सोच सोच कर हैरान होती और घलती रहती हूं कि इस कदर करीबी रिश्तों का भी कोई एतबार नहीं। आपकी पसंद पर शुक्रिया। क्या आपने हमारी कहानी से लुत्फ अंदोज हुआ? अगर हां, तो बुराह करम सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी को दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की इत्तला मिलती रहे। अपनी पसंदीदा कहानियों पर लाइक करना भी यकीनी बनाएं और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इश्तिराक करें। हमें ये जानने में दिलचस्पी है कि आप किस कस्म की कहानियां देखना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन मवाद लाते रहें। दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी उर्दू कहानियों के इस हुसैन सफ़र में शामिल करें। हमारे चैनल पर मज़ीद बहुत सी दिलचस्प कहानियां मौजूद हैं। आज ही उन्हें दरियाफ़त करें और हमें अपनी पसंदीदा कहानी के बारे में बताएं। शुक्रिया।